नमस्कार दोस्तों, आप उस देश में रहते हैं जहाँ पर विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। आप उस देश में रहते हैं जहाँ पर गंगा यमुना की संगम होती है और वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से लोगों का भी संगम होता है। लेकिन इसी देश में आप देखेंगे कि हम लोग भाषा के लिए लड़ रहे हैं। हमारे आर्मी, जो कि आप देखते हैं कि हर राज्य से, हर ज़िले से लोग जाते हैं और वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं इस देश की रक्षा के लिए। लेकिन हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ एक भाषा को लेकर लोगों को मारा जा रहा है। आज हम उन्हीं चीज़ों पे हमारे पूर्व सैनिक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं सैनिक से हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर, आप जैसे कि कई जगह आपने अपनी सेवाएं दी होंगी, कई राज्यों में दी होंगी, वहाँ की भाषा अलग होंगे, कल्चर अलग होंगे। आप यूपी से हैं, जब ये देखते होंगे कि हमारी राजनीति कितनी गंदी होती चली जा रही है, क्या सोचते होंगे उस पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारे मोदी जी पीछे हट गए या हमारे रक्षा मंत्री पीछे हट गए, वो जो पीछे हटने वाली कला है वो शायद समझ नहीं पाए। वो जो लड़ना नहीं जानते हैं वो समझ रहे हैं कि वो पीछे हट गए या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ पीछे हटने पीछे का मतलब क्या होता है। एक्चुअली वो पीछे हटने या पीछे जाने या पीछे होने का मतलब नहीं समझ पाए। आप देखे होंगे कि जब भी कोई बंदा या कोई लड़ाकू होता है ना, कोई फाइटर, वो जब भी अपनी ताकत भरना होता है ना तो 2 कदम पीछे लेता है। शेर जब उसको लंबी छलांग लेनी होती है ना तो 2-5 कदम पीछे लेता है। तो याद रखें, एक बॉलर होता है और उसको तेज फेंकना है ना तो उसका रनर देखना कितना लंबा होता है। अगर वो जगह से ही बॉलिंग करे तो उसकी स्पीड नहीं बनेगी। इसको पीछे हटना नहीं बोलते, आप इसको लड़ाई में रणनीति का एक हिस्सा समझिए। ठीक है, लड़ाई करना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमारी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बड़ी मतलब कि मैं समझ रहा हूँ कि अब तक की सबसे बेहतरीन सरकार है, क्योंकि इसको लड़ना भी आता है, इसको आंख दिखाना भी आता है, इसको पुचकारना भी आता है, इसको बिजनेस करना भी आता है, इसको भारत जैसे देश को टॉप 4 इकोनॉमी में, पूरी दुनिया के टॉप 4 देशों में लाना भी आता है। तो अगर कोई राजनीति की वजह से ये कह रहा है कि हम पीछे हट गए या चाइना ने हमारी ज़मीन ले ली या पाकिस्तान ऐसा कर दिया, देखिए कौन क्या कर दिया, ये हमसे बेहतर तो शायद नहीं समझेंगे वो लोग। ठीक है, कोई कुछ नहीं किया है और जो लेने वाले थे, कभी लेना चाहते थे, अब उनको एहसास हो रहा है कि यार अब वो चाल नहीं चलेगी और अब वो दाल नहीं गलेगी। सीज फायर जो है वो सही था या गलत था? देखिए, ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके घर में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा हमेशा चलना चाहिए या जिस बात के लिए झगड़ा हो रहा था वो काम खत्म हो गया तो उस झगड़े को वहीं रोक देना चाहिए? आप बताइए। सही बात है सर। जब हमारा मुद्दा क्लियर हो गया, उन्होंने अपना कायराना हरकत किया था, 10 मारे, उसके बाद उनके 1000 मरे, उनको एहसास हो गया। अब मैं या मेरे देश की जनता या मेरे देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान की मासूम जनता, जिसको ये पता ही नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है, उसके ऊपर क्या बम गिराने से कोई फ़ायदा है? तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आदरणीय मोदी जी, आदरणीय राजनाथ जी ने जो किया है और जो करना चाहिए था, जितना सफाई करना चाहिए था वो कर दिए हैं। ठीक है ना सर? आप मतलब आर्मी में भी रहे हैं, तो ये एक चीज़ देखे होंगे कि 2014 के बाद और 2014 से पहले क्या अंतर देखे हैं, क्या बदलाव देखे हैं? क्योंकि उससे पहले कांग्रेस थी, अब भाजपा है, कुछ अंतर देखने को मिला? बहुत बड़ा अंतर मिला है। 2014 के पहले हमारे पास हथियार था लेकिन फायर करने का आदेश नहीं था। और 2014 के बाद हमारे पास हथियार भी है और हमें फायर करने का आदेश भी है। पहले ये होता था कि अगर सामने वाला फायर कर रहा है, सामने वाला कोई घटना घटित कर रहा है तो हमें उसको काउंटर अटैक करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। और अब हमारे पास इतनी पावर है कि अगर शंका भी है कि फायर करने वाला है तो झोंक दो। अच्छा, अगर शंका है कि उधर से फायर आ सकता है
तो उसका इंतजार मत करो, उसको झोंक दो। यानी अब हम घुस के मारते हैं, अब हमें उसको अपने देश में इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला हम पर हमला कर देगा तो हम टूट पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम इस समय मतलब शंका हो जाए कि हाँ ये देश या ये हमारा जो विरोधी है या हमारा जो दुश्मन है, उसकी अगर प्रतिक्रिया लगी हमें कि निगेटिव जा रही है, तो उस पर अटैक करने का हमें पूर्ण परमिशन है भारत सरकार से, कोई रोक दबाव नहीं है। आप देखे होंगे कि भारत के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का जो स्पीच था वो उठा के पाकिस्तान लगाता था, इसलिए क्योंकि वो बोलते थे कि परमाणु बम से डर गए इंडिया वाले, आर्मी डर गई, पीछे हट गई, ऐसा कुछ सुनने को मिला। क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा है कि लड़ाई 4 तरीके से होती है, साम दाम दंड भेद। जी ठीक है ना, उन्होंने सब कर लिया, अब वो भेद कर रहे हैं। हमारी किसी दूसरे पार्टी का किसी छोटा सा क्लिप लगा दे ताकि हमारे दूसरे बंदे को उनके प्रति शक हो, ये आपस में लड़े। अब वो भेद की राजनीति कर रहे हैं, वो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो सबसे टॉपर है ना, वो हमारे यहाँ जो अनपढ़ बच्चा होता है वो भी उनको ट्रेनिंग दे देगा। ये हमारी हैसियत है। सर आप क्या सैनिक में भी जात पात और भाषा का भेदभाव है? देखिए ऐसा है, हम लोग जिस यूनिट पे रहते हैं ना, एक ही कैंपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बने रहते हैं। अच्छा। एक ही कैंपस में। अच्छा। लेकिन किसी को कोई रोक टेक नहीं है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए। आप अगर हिंदू हैं, अगर आप मस्जिद में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, आप गुरुद्वारा में जाना चाहते हैं तो जाइए, आप मंदिर में आना चाहते हैं, मुस्लिम है तो आना है तो आइए, वहाँ पे कोई दबाव नहीं है। और आज तक हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी में या पूरे तीनों सेनाओं में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मुस्लिम है तो इसको अलग यूनिट दे दो या इसको प्रमोशन मत दो या इसको भर्ती मत करो। अगर हम लोग सोच रहे होते तो देश में जब हमारी पहली लड़ाई हुई थी, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, वो जो ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे शहीद हुए थे वो एक मुस्लिम थे। जी बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए वो एक मुस्लिम थे। हमारे देश का राष्ट्रपति मुस्लिम हो सकता है, हमारे देश का उपराष्ट्रपति मुस्लिम हो सकता है, तो ये बताइए फिर बचा क्या? हम लोग तो बिल्कुल भेदभाव। हमारे देश का वैज्ञानिक मुस्लिम बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप जब वहाँ से देखते होंगे कि हमारे देश में भाषाओं की लड़ाई जारी है, हमारे देश में जात पात का लड़ाई है, हमारे देश में छुआछूत की लड़ाई है, आप लोगों को कितना? सर लड़ाई नहीं है, ये एक व्यापार है। कोई भी नेता अगर नेता बनना चाहता है, खुद नेता बन गया है तो अपने बच्चों को बनाना चाहता है, बच्चा बन गया है तो बच्चे के बच्चे को बनाना चाहता है, और वो हो गया है तो हो सकता है उसके पत्नी या बच्चे या रिश्तेदार को बनाना चाहता है। ये सोचते हैं कि अगर सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे तो हम किस बात के लिए चुनाव लड़ेंगे, और किस बात के लिए हम नेता बनेंगे, और किस बात के लिए हम भोली भाली जनता के फंड का गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये भाषा का वो इतने ही देश प्रेमी हैं जितने नेता ये बोल रहे हैं कि इस देश में यहाँ ये भाषा होनी चाहिए, नहीं तो मार दो, या तो यहाँ ये कर दो। आप उनसे बोलो थोड़ा 2-4 दिन आर्मी की वर्दी लगा के किसी एक बॉर्डर पे रह जाए, उनको एहसास हो जाएगा। वो अगर संन्यास ना ले लें जिंदगी से तो बताना, ये जितने नेता हैं ये बता रहे हैं कि मराठी ना आए तो ये कर दो, बिहारी ना आए तो ये कर दो, यूपी वाली भाषा ना आए तो ना कर दो, मद्रासी भाषा ना आए तो ये कर दो, या भोजपुरी नहीं आए तो ये कर दो। जो भी बोल रहा है भाषा, जाति, द्वेष, भावना जो ऐसे समाज में जो लोग फैला रहे हैं, जो भी नेता फैला रहा है, आप उनको वर्दी पहना के या उनके बच्चे को वर्दी पहना के किसी बॉर्डर पर खड़ा कर दो, मात्र 72 घंटे 72 घंटे में अगर वो परिवार संन्यास ना ले समाज से तो कहना उनको एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल में ज़िंदगी जी कैसे रहे हैं लोग। और हम यहाँ पे जो बढ़ के बैठ के एसी में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर चार्टर का उसमें क्या वो चार्टर में बैठ के ये जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें कह दे रहे हैं कि हम मराठी हैं या हम यूपी वाले हैं या हम बंगाली हैं, वो भूल जाएंगे जितने नेता। मैं तो आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने देश में ये 4 साल वाली जो आप लोगों ने ये लाया है ना, एक तरीके की ये क्या बोलते हैं अग्निवीर, ये जो अग्निवीर लाए हुए हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि देश के हर नागरिक को कम से कम 5 साल के लिए भारतीय सेना में कंपल्सरी कर दिया जाए नौकरी।
वो 5 साल तक तनख्वाह लेगा, उसके बाद उसको बाहर निकलना है तो बाहर निकल जाए, बाहर नहीं निकलना है तो किसी और को जॉब ढूंढ ले, और कोई और जॉब नहीं करना चाहता, यही करना चाहता है तो फिर से दोबारा एग्ज़ाम दे और इसको कंटिन्यू रखे। ठीक है, लेकिन देश के हर व्यक्ति को सेना की नौकरी करनी चाहिए। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में से किसी एक डिपार्टमेंट नौकरी करनी चाहिए, कम से कम 5 साल। तब इनको पता चलेगा कि भाषा का महत्व है, जाति का महत्व है, प्रदेश का महत्व है, भौगोलिक स्थिति का महत्व है। तब ये समझेंगे कि एक्चुअली महत्व क्या है। एक्चुअली हम हिंदुस्तानी हैं। कोई भी मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चला जाए या अमेरिका चला जाए, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, वही बोलेगा मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। तो हम इस तरीके से काम करेंगे तब हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि देश के जो सैनिक हैं वो बेचारे तो ईमानदारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सांस ले रहे हो तो समझ लो वो ईमानदारी कर रहे हैं। सही बात। लेकिन देश के अंदर जो ये कचरा फैला रखे हो, मैं सभी पार्टियों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे भ्रम को ना फैलाएं। कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन जहाँ हम घाट पे खड़े हैं ना, ऐसे ही घाट पे आप लोग भी आएंगे एक दिन, सब आएंगे। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको याद करें। ऐसा बिल्कुल ना करिए कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको गलत तरीके से, गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। सही बात। सर, जिसे आप भारत की एक मतलब आवाज़ बहुत लोग उठाते हैं कि यहाँ महंगाई बहुत ज़बरदस्त है, बेरोजगारी बहुत है। आप क्या देख रहे हैं? आप आर्मी से आए हैं, उसके बाद अब क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर 150 करोड़ की जनता है तो 150 करोड़ तो जॉब कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। किसी भी सरकार हमको आप बता दीजिए कि हर घर से जॉब मिला हो, हर गांव से जॉब मिला हो, या हर जाति में जॉब मिला हो। नहीं, जो अभी एक नई सरकार ने एक नई पॉलिसी तैयार कर रखी है ना, काम को कैसे पैदा किया जाए, आप कैसे सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। आप गवर्नमेंट के जॉब पर ही मत जाइए। हाँ, टेस्ट दीजिए, जो प्रक्रिया बनी है वो करिए, सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, अगर रिजेक्ट हो गए हो तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फेल हो चुके हैं। ठीक, मैं आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ। वो हमारे इंडियन आर्मी के इंटरव्यू में शायद फेल हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा जो मुझे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तीनों की सेनाओं में वो किसी इंटरव्यू में वो शायद सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। हमारे देश के अच्छे महाअभिनेता जो कहे जाते हैं, अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने भी ट्राई किया है। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर सरकारी जॉब नहीं मिले, अगर सरकारी जॉब मिल गई होती तो क्या वो मिसाइल मैन बनते? सरकारी जॉब मिल गई होती तो क्या वो देश के राष्ट्रपति बनते? तो ये बिल्कुल तथ्यात्मक गलत है। हमें हमारी जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, हमारी जनता को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं एक मुद्दे पे और बताऊंगा जो शायद सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसको मानते नहीं और इसका पालन नहीं हो रहा है। अगर देश को या दुनिया को या इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो है ज्ञान, वो है शिक्षा। आप शिक्षा में कुछ ऐसा कानून लाइए कि जो गरीब के बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, वो उसमें करें। RTE आप लोगों ने, मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये विनती करता हूं कि अगले 15 से 20 दिन, महीने में वो ये सभी स्कूलों की जांच कराएं। क्या RTE, राइट टू एजुकेशन के तहत जो 25% फ्री में पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को लिया जाता है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के पैरेलल में हैं, उनको जो एडमिशन दिया जाता है, उनको जो दाखिला दिया जाता है फ्री में, वो ये कृपया इसकी जांच कराएं। क्या वो सभी स्कूलों में उसका इस्तेमाल हो रहा है? मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं 80% ऐसे स्कूल हैं यूपी में, या 90%, जिसमें RTE के जो 25% बच्चे हैं वो हैं ही नहीं। ना ये बताते हैं और ना बच्चे वहाँ आ पाते हैं। इसकी वजह से देश का एक बहुत मजबूत तबका जो मजबूत बन सकता है, वो शिक्षा से वंचित हो रहा है जी। तो अगर हम शिक्षा पे सबको छोड़ दें, अगर सिर्फ शिक्षा पे काम करें, तो देश का 90% कचरा ऐसे ही साफ हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित हो गया, ना वो आतंकवादी बनेगा, ना ही चोर बनेगा, ना बदमाश बनेगा, और ना ही वो साला बैंक में डकैती करेगा। ठीक है, और ना ही वो भाषा, जाति जैसे चीज़ों को मानेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि आप लोग शिक्षा पे काम करिए। अगर एक बार शिक्षा पे काम कर लिए तो समाज से सुधरने में समय नहीं लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आर्मी से, और आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।